हे गाइस, सोल लेवलिंग की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमारे चैनल एनिमे बाकुतो में यहाँ आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने जिनवू के कुछ इमोशनल मोमेंट देखे थे उसकी मदर की ठीक होने के बाद। वहीं दूसरी तरफ हमें इंट्रोड्यूस कराया गया था जापान के सबसे पावरफुल गिल्ड के साथ, जो कि अपनी 10 एस रैंक हंटर के साथ कोरिया में आए हैं ताकि वो जेजू आइलैंड में हेल्प कर सके इस कंट्री के रैंकर्स को। वही हमने देखा था कि कैसे इनके बीच में एक मैच स्टार्ट होता है, यार ये एक तरीके का फ्रेंडली मैच जहाँ पे एक दूसरे की पावर को ये लोग एसेस कर सकते हैं। जहाँ गोतो रियोजी ने तो पहली बार पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे चार एस रैंक हंटर एक दूसरे के सामने थे। अब स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में आगे बने रहें। एपिसोड की स्टार्ट ही एसोसिएशन की जिम से होती है, जहां पे पूरा फाइटिंग मैच चल रहा था और हम देखते हैं कि दोनों तरफ के जो रैंकर्स थे यानी कि हंटर वो रेडी थे फाइट के लिए। जब हम जिनवू को सभी की पावर को एनालाइज करते हुए देखते हैं, वही वो गोतो रियोजी को देख के कह रहा था कि इसने गेम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन फिर भी उसी एडिशन की वजह से मैं पहली बार विटनेस करने जा रहा हूँ एस रैंक के बीच में होने वाले इस पावर लेवल के मैच को। वही मैच के स्टार्ट होते के साथ ही हम देखते हैं हंटर माँ को अपने साइज को बढ़ाते हुए, जिसके जस्ट बाद ही मैच और ज्यादा इंटेंस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर एक रैंकर एक दूसरे रैंकर को यानी कि अपने अपोनेंट को हील करने लगता है। ये ऐसा समझिए कि एक तरीके से उस पर नजर बना लेता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग वो कौन से रैंकर को आखिर टैकल कर पाएगा। ये चीज समझ पाना बहुत ही कम मोमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज होती है किसी बैटल में, जहाँ हंटर भी सामने वाले अपोनेंट को इसी तरीके से चूज करते हैं जिसकी मेन पावर स्ट्रेंथ थी। और ये चीज रैंकर को पसंद आती है, जो अपने आप को और ज्यादा पावर अप कर लेता है, कहते हुए कि चलो देख लेते हैं तुम्हारी सोच के से मेरा काम आसान जो हो गया कि आखिर किसकी स्ट्रेंथ में ज्यादा दम है। इतना कहने पर की देर थी कि पहला पंच स्टार्ट होते वक्त हमें दिखता भी है, लेकिन उसके बाद तो ऐसा लगता है ऐसे पंचेस की बौछार हो गई है। दोनों बिना रुके इतनी तेजी से एक दूसरे के ऊपर फाइट कर रहे थे, ऐसा लगता है जैसे कि लूफी का गोमू गोमू गैटलिंग अटैक को विटनेस कर रहे हैं सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स में। वही हंटर लिम के सामने जो अपोनेंट था यानी कि मिनोरू, वो काफी ज्यादा फास्ट था। जो चीज लिम भी नोटिस कर लेता है वो पहला किक मूव तो डॉज कर लेता है काफी मुश्किल से, लेकिन उसे पता था कि इसके सामने वाला जो अपोनेंट है उसकी स्पीड ही उसकी सबसे बड़ी पावर हो सकती है इस बैटल के अंदर। जहाँ दूसरी तरफ जो हंटर लिम थे उसकी स्ट्रॉन्ग साइड निखर के आती है लॉन्ग रेंज अटैक्स के अंदर। इसीलिए हम देखते भी हैं कि यहाँ पे लिम अपने आप को दूर करने की कोशिश करता है, वहीं दूसरे हंटर मिनोरो उसकी काफी क्लोज में आने की कोशिश करते हैं। वही इस बार लिम जब डॉज करते हैं अटैक को, उसे फाइनली ओपनिंग मिलती है जहाँ पे वो भी अपनी अटैक को कर देता है। और मिनोरो सही में काफी शॉक हो गया था, क्योंकि अभी तक तो वही डोमिनेट कर रहा था यहाँ पे हंटर लिम को। और साथ में ये हंटर अब यही नहीं रुकता, ये लगातार एक के बाद एक अटैक इसके ऊपर करते ही जाता है, जहाँ पे सामने वाले अपोनेंट को डॉज करने के अलावा और कोई जगह ही नहीं मिली थी। और इस अटैक की वजह से जो दूसरे हंटर थे वो भी इसके लपेटे में आते आते बच जाते हैं। इस लॉन्ग रेंज अटैक को डॉज करने के बाद जो अपोनेंट हंटर माँ से फाइट कर रहा था वो अपने फ्रेंड यानी कि अपनी टीम वाले को बोलता भी है कि बंदा काफी डेंजर हो सकता है, इसे जल्दी से निपटाओ। वहीं पे ये चीज जब वो बोल रहे थे हम देखते हैं हंटर माँ को एक काफी बड़े साइज के पैर के हिसाब से एक खतरनाक सा अटैक करते हुए, जैसे कोई किसी चींटी को मसल लग देता है ठीक वैसे ही। जैसे अटैक का इम्पैक्ट उस हंटर के ऊपर तो नहीं होता क्योंकि उसे डॉज कर लेता समय रहते, लेकिन जो ग्राउंड था उसकी हालत तो सही नहीं दिख रही थी, क्योंकि वहाँ काफी बड़ा सा गड्ढा हो गया था। जैसा होते हुए देखकर अल्टीमेट हंटर चोई यहाँ प्रेसिडेंट से कहते हैं कि जो पूरी एरिना है उसके अंदर काफी सारे मैजिक आइटम्स और जेम्स का यूज करके इसे बनाया गया है ना, जिसकी वजह से ये काफी मैजिकल पावर्स को भी हैंडल कर सकता था। जब मिस्टर गो कहते हैं कि हाँ था तो ऐसा ही, लेकिन लगता है हमें वापस से जो स्टैंडर्ड है उन्हें रीअसेस करना होगा, क्योंकि उनके सामने तो जो एरिना है उसकी हालत तो खराब हो रखी है। वहीं दूसरी तरफ बैटल के अंदर हम देखते बेक को, जो कि अब काफी फ्यूरियस लग रहा था, क्योंकि उसके ट्रांसफॉर्मेशन को भी होते हुए देखते हैं कि उसके माइंड में चीज क्लियर थी कि इस बैटल के अंदर अगर हम हंटर से फाइट अपनी पूरी पावर को यूज करके नहीं करेंगे तो काम नहीं बनने वाला। क्योंकि अगर बेक की माने तो सिर्फ एस रैंक हंटर ही नहीं बल्कि एस रैंक हंटर से भी ऊपर एलीट के वॉरियर्स हैं, और यहाँ पे सिर्फ किसी के हाथ को पकड़ के यानी कि कलाई को टच करके किसी को हराना पॉसिबल ही नहीं है, उन्हें तो उन्हें हर पल मारने के लिए भी रेडी होना होगा। जहाँ इसके वजह से हम यहाँ पे देखते भी हैं कि बेक के जो अटैक थे वो काफी ज्यादा वाइल्ड थे और बिल्कुल किसी शेर जैसे लगते हैं देखने में, जो कि डिस्ट्रक्शन तो कर रहे थे, लेकिन जो सामने हंटर था हम उसे देखते तो काफी डर रहा था।
ऐसे तो डॉज कर लेता है, लेकिन हम देखते इसके बारे में कि कैसे लोग बात कर रहे हैं। हमें यही पता लगता है इसका नाम है आतोशोमी कुमामोटो। जहाँ पे कावामोटो ने अपनी डिस्टेंस को तो मेंटेन कर लिया था यहाँ पे बेक से, लेकिन वो अभी भी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। और उसके पीछे रीजन ये नहीं था कि बेक बहुत पावरफुल है, लेकिन उसे पता था कि उसका जो रिजॉल्व है इस फाइट के लिए वो अभी भी कंप्लीट नहीं है, यानी अपने पूरे मन से नहीं लड़ पा रहा। और वहीं दूसरी तरफ इस बेल्ट के बीचों बीच हम देखते हैं हंटर बेक को गोतोर्योजी की तरफ देखते हुए, क्योंकि उसे पता था क्या चल क्या रहा है। गोतोर्योजी अपने हंटर्स के सामने इन्हें टेस्ट कर रहा था और बेसिकली इनकी सारी एबिलिटीज को समझने की कोशिश कर रहा था। और इतना ही नहीं, इससे गोतोर्योजी को ये भी अंदाजा लग जाता कि इसके जो अपने हंटर हैं जिनको लेकर आया है, क्या वो एंड से फाइट कर भी पाएंगे या नहीं सही से। जहाँ बेक इस चीज को समझने के बाद अपने हाथों को भी पूरे से ट्रांसफॉर्म कर लेता है। जब हम देख उसके बड़े बड़े क्लॉज बाहर आ गए थे, जब हंसते कह रहा था कि अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करने वाला हूँ तुम्हारे हंटर्स को समझने में। जहाँ दूसरी तरफ जो कुमामोटो था वो तो डर रहा था, जहाँ वो पूरी डायरेक्शन में भागने में लगता है कहते हुए कि मैं ये चीज हैंडल नहीं कर सकता अब। लेकिन जहाँ देखने में लग रहा था कि ये बंदा काफी दूर है, यानी कि हंटर कुमामोटो, हम देखते बेक को अपनी पावर का यूज करके सिर्फ कुछ पल के अंदर ही ये ऐसे गए पलक झपकते हुए उसे कैच करते हुए और उसके ऊपर एक क्लॉ से काफी डेंजरस अटैक करते हुए भी। वही सारे मैच को वो एरेक हंटर भी देख रहा था, जिसकी वजह से सारी चीजें चालू हुई। जिसने सबसे पहले यहाँ के ट्रांसलेटर को चैलेंज किया था और उस बंदे को पता था कि उसके सामने जो चीजें हो रही हैं वो सारे ऐसे हंटर एक्चुअल में एक मॉन्स्टर हैं, मतलब उनके पावर के अकॉर्डिंग, और ये लोग कुछ भी नहीं उनके सामने। जब दूसरा हंटर जो कि इसके लिए काम करता था वो कहता भाई मास्टर ऐसा नहीं है अभी बहुत पावरफुल हो। लेकिन अगले पर हम देखते हैं कि एक हंटर ने यहाँ पे हंटर माँ को हरा दिया है फाइनली। लेकिन वही हम देखते हैं कि एक हंटर ने जो कि हंटर माँ का अपोनेंट था उसने फाइनली हंटर माँ को हरा ही दिया है। जहाँ हंटर माँ जमीन में पड़े पड़े हंसते कह रहे थे कि लगता है मैं पहली बार हारा हूँ इस तरीके से, जमीन में पड़े हुए वो भी। वहीं दूसरी तरफ दूसरा जैपनीज एसिंग हंटर भी यहाँ पे अपने ओपोनेंट को हरा देता है उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ के। जहाँ इस बार हारने वाला हंटर कोई और नहीं बल्कि हंटर लिम था, क्योंकि वो क्लोज रेंज में काफी वीक था। यहाँ पे उस चीज को उसके सामने वाले ओपोनेंट ने अच्छे से यूज भी किया। लेकिन बेक और कुमामोटो के बीच की फाइट अभी चल रही थी, जहाँ पे कुमामोटो लगातार डॉज का तैयार था, वहीं बेक उस पर अटैक करते हुए उसको बिल्कुल कहीं भी जाने ना देने की कोशिश कर रहा था। हम देखते कुमामोटो को भागते हुए, वहीं पे बेक कह रहा था कि आखिर तुम कब तक ऐसे ही भागते रहोगे। लेकिन जहाँ उसका पीछा करने में लगा था, इसी पल में हम देखते बेक को एकदम से इंस्टेंट ब्रेक लगाते हुए, क्योंकि इसके सामने वो बाकी दो हंटर आ चुके थे जिन्होंने अभी अपने ओपोनेंट्स को डिफीट किया था। जहाँ बेक इन दोनों हंटर को अपने सामने देखकर ये भी कहता है क्या तुम मुझे ऐसा समझते हो कि मैं हंटर 4 से ज्यादा वीक हूँ, तुम वो सही में मुझे काफी अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। वहीं देखते हैं हम दूसरी तरफ हंटर 4 को भी फाइट के अंदर, जो अपने ओपोनेंट को पूरी तरह से डोमिनेट करी थी अपने डांसिंग स्टाइल अटैक के तरीके से। जहाँ पे उसके ओपोनेंट हंटर का भी मानना था कि उसने सुना तो बहुत था हंटर 4 के इस डांसिंग मूव्स के बारे में, लेकिन उसने देखा ये पहली बार है। लेकिन इससे पहले ये ओपोनेंट हंटर कुछ कर पाती, हम देखते हैं हंटर 4 को लगातार अटैक करते हुए। जहाँ कुछ अटैक तो ब्लॉक कर लेती है, लेकिन जैसे ही अटैक मिस होता है हंटर 4 इसी ओपनिंग का फायदा उठा के उसके बैक को टच कर लेती है, जो कि वन ऑफ द रूल्स था अपने ओपोनेंट को हराने का। और एक करने के साथ ही सीधे बेक की तरफ बढ़ती है, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पे दो हंटर एक हंटर पे भारी पड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले हंटर 4 बेक की हेल्प करने के लिए जा पाती, उसे फील होता है उसके पीछे से एक ब्लड लस्ट को। जहाँ पे जैसे पीछे घूमती है, हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि हंटर कुमामोटो पे अटैक करने वाला था। लेकिन हंटर 4 ने जिस तरह की फील को अभी जस्ट ऑब्जर्व किया था, उस स्प्लिट सेकंड के अंदर उसने सबकॉन्शियसली उसके ऊपर काउंटर अटैक कर दिया, जैसे कि वो किसी मैजिक बीस्ट के ऊपर करती है, जो अटैक काफी डेंजरस और जानलेवा साबित होता है। जहाँ पे इस अटैक की वजह से हम देखते हैं हंटर कुमामोटो के मुंह से खून भी आ जाता है। जहाँ पे उसके साइड के कुछ हंटर को गुस्सा भी आता है देख के कि बोला ये किस तरीके का मूव था, ये काफी डेंजरस हो सकता है। लेकिन इससे पहले हमें लग रहा था कुमामोटो काफी कमजोर है और वो गिरने वाला है। उसी पल पे हम कुछ अजीब सा चेंज देखते हैं उसके अंदर। जैसे हंटर की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। इनके टीममेट से हमें पता लग जाता है कि कैसे कुमामोटो जो है वो अब गुस्से में आने वाला है, यानी कि उसका अब अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा।
जब बैटल के अंदर तो सुमाटो अपने आप को पावर अप कर रहा था और उसका पूरा ओरा ही चेंज हो जाता है थोड़ी देर पहले से। जब वो भीगी बिल्ली बने थोड़ी देर पहले भाग रहा था पूरे बैटलफील्ड के अंदर, वहीं पे अब वो काफी डेंजर सा फील होने लगता है एक पल के अंदर। जब उसकी टीममेट कहती है कि एक बार वो अपना टेम्पर लूज कर दे तो एक तरह की किलिंग मशीन बन जाता है, यानी कि वो खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाता और इसलिए शायद अब उन्हें बीच में इंटरवीन करके इस मैच को ही रोकना चाहिए। गोतो रियोजी का भी ये माना था कि यहाँ पे इंजरी का रिस्क बहुत ज्यादा है तो उन्हें सही में बीच में आना ही चाहिए, लेकिन इससे पहले वो इंटरवीन करते हम देखते हैं यहाँ पे सुमामातो को पूरी तरह से पावर ऑफ करके अटैक करते हुए चाइन की तरफ बढ़ते हुए। जब इसका जो अटैक स्टाइल था वो काफी बदल चुका था एकदम से, और वो जैसे कि ऐसा मानो लग रहा था कि जितने भी अटैक कर रहा है वो सारे क्रिटिकल पॉइंट को हिट करने के लिए कर रहा होगा अपने अपोनेंट के लिए, यानी कि एक हिट और सामने वाला बंदा खत्म। चाइन इसे ब्लॉक तो करी थी अपने सारे मूव के साथ, लेकिन यहाँ पे सुमामातो की जो पावर थी वो कुछ ज्यादा ही ओवर पावर हो जाती है यहाँ पे, यानी कि एक तरह से डोमिनेट करने लगता है इस अटैक के बीच में। और एक अटैक तो इतना खतरनाक होता है जो कि अरीना को भी डिस्ट्रॉय कर देता है एक तरीके से। जहाँ पे इस अटैक से तो चाइन बच गई थी, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी ओपनिंग थी जहाँ पे हंटर सुमामातो जो अगला अटैक करता है वो काफी डेंजरस था, जहाँ एक तरह से खुद के साथ ही परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। हम देखते जैसे धूल हटती है वहाँ पे जिनरो था बीच में जिसने की चाइन को मेन टाइम पे आकर किसी तरह से बचा लिया। हम देखते उसने अपने एक हाथ से ब्लॉक कर रखा है यहाँ पे सुमामातो के अटैक को, जो कि अगर चाइन को लगता तो डेडली होता। जरा देखकर बाकी लोग भी शॉक होते हैं। वहीं जिनू कहता है कि मुझे पता है कि इस मैच के बीच में ऐसे इंटरवीन कर रहा हूँ जो कि गलत है, लेकिन अब ये मैच एक फ्रेंडली स्पारिंग से बढ़ के कुछ ज्यादा हो चुका है। जब सुमामातो तब भी नहीं रुकता और जिनू के ऊपर अटैक कर देता है कहते हुए तुम्हें लगता क्या है कि तुम हो कौन, लेकिन जिनू काफी इजीली उसे टैकल कर लेता है और उसे नीचे गिरा देता है ताकि उसे कंट्रोल कर सके। जहाँ इस चीज को विटनेस करके यहाँ पे सुमामातो की खुद की टीममेट को भरोसा नहीं होता कि अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से पावरफुल और गुस्से में होने वाले सुमामातो के इस रूप को इतने आराम से सबड्यू कर लेना किसी नॉर्मल हंटर के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनकी टीम में भी सिर्फ ये चीज गोतो रियोजी कर पाता है। वही दूसरी तरफ गोतो रियोजी का मानना था ये चीज देखने के बाद क्या संगिनो सही में एक मेज टाइप हंटर है, यानी कि जो मैजिकल समन्स करते हैं इस टाइप के, क्योंकि उसको तो अब इस चीज के ऊपर शक होने लगा था। ट्रांसलेटर कहना था कि इन्फॉर्मेशन तो यही है जो कि पब्लिक है, जहाँ गोतो रियोजी मानता है कि उसे खुद से वेरीफाई करेगा। वहीं बैटल के अंदर संग जिनवू हंटर चा से कहता है कि क्यों ना हम अपनी डिफीट को यहाँ पे मान ले, क्योंकि इस मोमेंट तक जो दूसरी तरफ हंटर बेग था जो कि दो हंटर से एक साथ फाइट कर रहा था वो भी हार चुका था। जहाँ एक तरफ तो यहाँ पे हम बेग को वापस से नॉर्मल होते हुए देखते हैं जिसके पसीने छूट रहे थे इस फाइट की वजह से, और सोच रहा था कि ऐसे तो मैं पूरी तरह से अपनी पावर को यूज कर रहा था फिर मैं जीत नहीं पाया। वो इन दूसरे हंटर जहाँ मान जाते अपनी डिफीट को स्वीकार करने के लिए। वही अब जिनू के पास हम इस जापानीज ट्रांसलेटर को आते हुए देखते हैं जो कि जिनू से कहती है कि हमारे जो गिल्ड मास्टर है यानी कि गोतो रियोजी वो आपसे एक मैच को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। जहाँ जिनवू जब गोतो रियोजी को देखता है तो वो नोटिस करता है कि कैसे वो अपनी पावर को एक्सक्यूट कर रहा था, यानी कि बाहर की तरफ शो ऑफ कर रहा था। जहाँ जिनवू को पता है इसका क्या मतलब है, यानी कि गोतो रियोजी अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना चाह रहा है जिनवू को। वही जिनू के मन में अब थॉट आता है जो एक स्माइल के साथ सोच रहा था कि वो भी अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे चेक जरूर कर सकता है, क्योंकि जो डीमन कासल की लास्ट फाइट हुई थी यानी कि 100th लेवल पे उसने डीमन मोनार्क बैरन को हराया था, उसके बाद कितना पावरफुल हुआ है ये जानने का इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलने वाला दोबारा। और उसके बाद हम देखते जिनू को यहाँ पे उस ट्रांसलेटर से कुछ बात करते हुए। वहीं गोतो रियोजी जो कि दूर था वो यहाँ पे जिनू को ऐसे स्माइल करते हुए देख कर सोचने पड़ जाता है कि कैसे यहाँ पे जिनू उसकी प्लेस में भी स्माइल कर रहा है इस मैच के रिक्वेस्ट को सुनने के बाद। वही अभी जापानीज ट्रांसलेटर अपने गिल्ड मास्टर के पास आके उसे बताती है कि कैसे जिनू इस फाइट के लिए तो मान गया है, लेकिन उसकी एक छोटी शर्त है। जब गोतो रियोजी पूछता है कौन सी शर्त, जब ट्रांसलेटर के पास बोलना पसंद तो नहीं था, लेकिन वो बता ही देती है कि जिनू की शर्त यही थी कि गोतो रियोजी अपनी पूरी पावर का यूज करे। जब इस बात सुन के तो गोतो रियोजी स्माइल कर देता है कहते हुए इंटरेस्टिंग। वहीं भी अब सीन शिफ्ट होता है और हम टीवी में न्यूज को चलते हुए देखते हैं जिसके अंदर जेजू आइलैंड के बारे में बताया जा रहा था, और यहाँ पे हम जिनू की सबसे पुरानी फ्रेंड को भी देखते हैं जो कि स्टार्टिंग एपिसोड्स में उसके साथ जाती थी डंजन में और उसे हील करती थी, और उस डबल गेट डंजन के इंसिडेंट के बाद ट्रॉमा की वजह से उसने हंटर काम छोड़ दिया था। यहाँ पे वो इस न्यूज को देखकर सोच रही थी कि कैसे हंटर्स के लिए काम अब इनएविटेबल हो गया है। वहीं भी इसकी मदर
ये कहती है कि हंटर्स अपना काम कर रहे हैं तो हमें भी अपने काम को अच्छे से करना चाहिए। वो इस न्यूज को सुनने के बाद वो इंटरेस्टेड हो जाती है जानने के लिए कि आखिर इस आइलैंड रेड में कौन कौन से हंटर जा रहे हैं, जहाँ फोन करके इसी चीज को पता लगाने की कोशिश भी करती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जिम के अंदर, यानी कि उस बैटलफील्ड में जहाँ पे अभी भी जो हंटर्स थे वो विटनेस करने वाले थे जिनवू और गोते रियोजी के मैच को, जहाँ हंटर माँ ने पहली बार जिनू को देखा था। जहाँ उन्हें पता तो था कि यही 10th एस रैंक हंटर है कोरिया का, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पे जिनू के अंदर इतना गोदा है कि वो गोतो रियोजी जैसे हंटर को चैलेंज कर दे फाइट के अंदर। चाइन भी बगल में खड़ी थी, लेकिन वो इस बात सुन के सोच रही थी कि मैंने इसकी एबिलिटीज को देखा तो है एक ए रैंक डंजन के अंदर, लेकिन क्या एक एस रैंक हंटर को, जो कि एस रैंक के बीच में भी काफी एलीट वॉरियर है, उसे हैंडल कर पाएगा या नहीं। वही जहाँ चाइन ये सब चीज सोच रही थी, हम देखते बेग को उसके बगल में आते हुए खड़े होते हुए, जो कि उसे कहता है तुम इतने सारे हंटर्स के बीच में हो आज, क्या तुम ठीक हो? तुमने अपनी नाक को भी नहीं ढक रखा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो चाइन को हंटर्स में से काफी गंदी बदबू आती है। वही चाइन इस बात सुन के उसे कहती है कि एक बैटलफील्ड के अंदर जहाँ पे मरने जीने जैसी सिचुएशन कहीं भी आ सकती है, वो अपने एक हाथ को सिर्फ इसलिए यूज नहीं कर सकती कि अपने नाक को ढक के रख सके। अब चाइन पूछती है यहाँ पे बीग से क्या हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए फाइट से, जहाँ जिनवू और गोते रियोजी के मैच की बात करी थी। वहीं बीग कहता है कि एक क्लोज रेंज फाइट करने वाले कॉम्बैट वॉरियर और दूसरी तरफ एक मेज हंटर के बीच में जो फाइट होने वाली है, नॉर्मली इस केस में सभी को इंटरवीन कर देना चाहिए था, क्योंकि काफी बेवकूफी भरा काम होता है। लेकिन अब बेग कहता है कि यहाँ भी मेरी सोच तुमसे ही मिलती है, क्योंकि क्या तुम नहीं चाहती ये देखना कि आखिर जिनू कितना पावरफुल है रियलिटी में। क्योंकि हंटर बेग ने जो भी चीजें यहाँ पे फील की थी जिनू को लेकर इतने टाइम से, उसका मानना था कि जिनू एकमात्र ऐसा हंटर है जो कि सोलो लेवल कर सकता है, यानी अपनी पावर्स को ग्रो कर सकता है टाइम के साथ। और अगर ये बात सच है तो यहाँ ये चीजें देखना काफी इंटरेस्टिंग होगी। वही इस टाइम पे जिनू अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा था थोड़ा वार्म करके। हम देखते एक स्माइल के साथ जिनू को कहते हुए कि चलो मैच को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो इस सेंटेंस को पूरा भी कर पाता। हम देखते हैं गोतो रियोजी को एक काफी खतरनाक पंच देते हुए, जहाँ पे पंच इतनी तेजी से आया था कि जिनू इतनी लास्ट सेंटेंस को पूरा तक नहीं कर पाया था। और ऊपर से इस अटैक ने वहाँ पे काफी सारी धूल भी उड़ाई थी, क्योंकि उस एरिना को उसने सामने में आते हुए सब कुछ डिस्ट्रॉय जो कर दिया था। वहीं पे धूल हटते हम देखते हैं एक तरफ तो गोतो रियोजी को, वहीं पे साइड से जिनू भी आता है जो कहता है कि तुमने मेरी बात को पूरा भी नहीं करने दिया। वहीं पे गोतो का मानना था, जहाँ पे जिनू की पावर और उसके ऑरा को वो भी देख पा रहा था, जहाँ उसका मानना है कि कैसे स्पीड और इस एजिलिटी के साथ जिनू एक मेज बनना कैसे कह सकता अपने आप को। वही गोतो रियोजी का मानना था कि अपनी पावर्स का यूज करके वो जो जिनू का ट्रू नेचर है उसको सभी के सामने एक्सपोज कर देगा। और हम देखते भी हैं उसके हाथों से एक नई तरह की पावर को निकलते हुए, जहाँ सेकंड अटैक के लिए रेडी हो गया था। और गोतो के बहुत सारे अटैक यहाँ पे काफी जल्दी आ रहे थे, और यहाँ पे जिनू से डॉज करने में लगा था। जहाँ पे जैसे जिनू इस फाइट के अंदर स्माइल करता है, गोतो को और काफी गुस्सा आ जाता है, और हम देखते हैं उसकी स्पीड को, रिदम को और भी ज्यादा फास्ट और डेडली होते हुए। जहाँ हंटर माँ का मानना था कि यहाँ पे जिनू इन सारे अटैक को काफी इजीली डॉज कर रहा है, जबकि उनकी स्पीड काफी तगड़ी है कि एक ऐसे रैंक हंटर उनके बाद भी उन्हें देखना काफी मुश्किल हो रहा है उनके लिए। वहीं पे हंटर चाइन जो कि ऑब्जर्व कर रही थी काफी अच्छे से, उसकी एनालिसिस कहती थी कि यहाँ पे जिनू सिर्फ डॉज नहीं कर रहा बल्कि रियलिटी में अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहा है यहाँ पर। और वही बैटल के अंदर गोतो जो कि लगातार जिनू के ऊपर अटैक तो कर ही रहा था, लेकिन वो यहाँ पे बिल्कुल भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि उसकी स्पीड काफी तगड़ी थी। लेकिन जिनू बार बार उसे डॉज कर लेता है वहां से हट के, और इसके वजह से गोतो को एक टाइम के बाद इतना गुस्सा आने लगता है, जहाँ ये भी कहता है कि जितने मेरे मूव्स को ये बंदा डॉज कर रहा है उतना ही ज्यादा गुस्सा मेरे अंदर बढ़ते जा रहा है। और इस पॉइंट के बाद तो गोतो रियोजी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो डिसाइड कर लेता है कि मैं बस अब तुम्हें टेस्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें एलिमिनेट ही कर दूंगा। जिसकी वजह से उसकी जो पावर है उसके लेवल को हम शिफ्ट होते हुए देखते हैं। और उसकी वजह से जब वो जिनू के ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पे जिनू के फेस पे एक स्लैश भी लगता है। लेकिन इसके बाद का जो दूसरा अटैक था वहाँ पे काफी ज्यादा धूल वहाँ पे उड़ती है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा उड़ता है इनके अटैक्स की वजह से। और हम देखते हैं धूल हटने के बाद मोस्टली चाइन ये नोटिस करती सबसे पहले कि ऐसे जिनू ने जो लास्ट अटैक था उसे रोक लिया है, वो भी बिल्कुल क्लोज रेंज से, जो कि काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सी चीज थी गोतो रियोजी की पावर लेवल को समझने के बाद। वहीं जिनवू ये चीज कहता है गोतो को कि तुम्हारी इस मूव की वजह से मैंने जस्ट अपनी आँख को भी खो ही दिया था। वहीं पे गोतो ये भी नोटिस करता है कि कैसे यहाँ पे जिनवू ने उसकी उंगलियों को पकड़ा है, ना कि उसकी कलाई को, क्योंकि अगर जिनवू ऐसा करता तो इस केस में ये मैच ही खत्म हो जाता। जहाँ गोतो ये चीज पूछता भी जिनवू से, तुमने ऐसा जानबूझ के किया ना,
क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? जिमी का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था कि ऐसे तो मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ, लेकिन अगर मैं तुम्हारी कलाई को पकड़ लेता तो मैच यहीं खत्म हो जाता, जो मैं अभी तो नहीं चाहता। और कहीं ना कहीं तुम भी तो इस गेम को ऐसे यहाँ पे एंड करते नहीं देखना चाहते। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों अब सही में सीरियस होकर फाइट करने लगे थे और हम देखते हैं कि मैजिक पावर के ऑरा को भी क्रिएट होते हुए, जो कि आपस में जब क्लैश करती है तो काफी बड़ा वेव एक्सप्लोजन होता है उस एरिया के अंदर, जहाँ पे गोतो के साथ ही समझ जाते हैं कि गोतेरोजी ये फाइट के अंदर सीरियस हो गया है, यानी कि रियल वाला सीरियस। और दूसरी तरफ बेक को इस में आ गया था चीजों को ऐसे होते हुए देखकर कि अगर यहाँ पे चीजें और कंटिन्यू हुई तो दोनों में से कोई भी बिना किसी गहरे जख्म को लिए यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जन के वेव्स के आपस में टकराने के साथ ही ये लोग अभी फाइट को वापस कंटिन्यू करते, हम देखते एक आइस वाली पावर्स को इन दोनों के बीच में आते हुए ताकि इन दोनों को रोका जा सके। और फिर अगले पल दो हंटर यानी कि दो एसरेक हंटर सिंगल एसरेक हंटर को रोकने के लिए आ जाते हैं मैच के बीच में, जहाँ पे बेक यहाँ पे जिनू को समझाता भी है कि हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए क्योंकि आगे अब जो होने वाला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम में से कोई भी नहीं लेना चाहेगा। और इसके बाद इस ड्यूल को यानी द्वंद्व को खत्म कर दिया जाता है। वहीं पे जिनू यहाँ पे बेक से कह रहा था कि मैंने कुछ ज्यादा इंटरफेयर तो नहीं कर दिया मैच के अंदर, जहाँ पे डंटर माँ का कहना था जो उसकी पीठ को थपथपा रहे थे कि अपने आप में काफी बड़ी अचीवमेंट है कि गोतो के साथ फाइट के बाद तुमसे भी एक स्क्रैच के साथ ही बाहर आ गए। वो लंबी सांस भरते सोचा था कि मैं भी कुछ ज्यादा ही करने लग गया था फाइट के अंदर, मुझे इतना ही नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन चाहे जो भी हो यहाँ पे से फायदा तो हुआ क्योंकि उसे यहाँ पे इतने सारे ऐसे घंटर की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम देखते हैं उसने उन सभी के शेडोज के अंदर अपने शेडो सोल्जर्स को भी सेट कर दिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन सभी मेंबर्स को यहाँ से भेज दिया जाता है, जहाँ प्रेसिडेंट को खुद गए थे छोड़ने के लिए यहाँ पे गोतोरोजी को। जहाँ जाते ट्रांसलेटर ये भी कहते हैं कि रेड की बाकी की जो भी प्लान्स है वो उन्हें जल्दी भिजवा देंगे। वहीं पे जहाँ एक तरफ ये लोग जाते हैं, पीछे से हम जीनू को आते हुए देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट गो से बात करता है, जहाँ उसे जेजू आइलैंड के रिगार्डिंग कुछ बात करनी थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऑफिसर्स को भी देखते हैं, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी कि कैसे गोतोरोजी से एक बहुत पावरफुल एसरेंग अंडर फाइट किया है। इस ऑफिसर को विश्वास नहीं होता कि उसका मानना था कि ये बंदा ड्रोसॉर्ड गिल्ड के गिल्ड मास्टर यानी गोतोरोजी से तो पावरफुल नहीं होगा। जहाँ पे हम ये भी दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पे गोतो भी कुछ श्योर नहीं है कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग चीज ये थी जब ये ऑफिसर बताता है कि जेजू आइलैंड की जो लिस्ट है हंटर्स की उसके अंदर जिनू का नाम नहीं है। जहाँ यही सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हंटर चोई और हंटर चा भी डिस्कस कर रहे थे कि कैसे वो यहाँ नहीं जा रहा। हंटर चोई का मानना था कि जरूर जिनू के पास अपने कुछ रीजन होंगे। और दूसरी तरफ देखते बेक को जो कि लिस्ट में मिन ग्यू का नाम भी नहीं देख पाता, जो कि उसका सबसे प्यारा फ्रेंड था और सबसे क्लोज भी, और जिसे देख के थोड़ा दुखित तो होता ही है। वो उसके डिसीजन का सम्मान भी करता है। वहीं पे अब हंटर चोई के नाम से हम सुन पाते हैं कि कैसे वो बताता है कि अब टोटल 15 एसरेंक हंटर बचे हैं जो कि जेजू आइलैंड के रेड पे जाने वाले हैं। और इस बार ये और बेक दोनों ही सोच के जा रहे थे कि उन्हें कुछ भी करके इस चीज को, इस रेड को एक विक्ट्री के अंदर बदलना होगा। वहीं जहाँ जीन वो प्रेजेंट अपने घर आ चुका था और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे खाना एंजॉय कर रहा था, वही उसकी आवाज को भी सुनते हैं, यानी कि फ्लैशबैक को जो बातचीत हुई थी प्रेसिडेंट गो के साथ, जो प्रेसिडेंट को बताता है कि कैसे उसकी जो मदर है इतने लंबे सालों के बाद उस बीमारी से ठीक हुई और जागी है और उनको जीनू की जरूरत भी है इस टाइम पर। और यही वो रीजन है कि जेजू आइलैंड की रेड पर नहीं जा सकता चाहते हुए भी। वही हमें दूसरी तरफ वो आइलैंड में दिखाया जाता है, यहाँ विटनेस करते कैसे जो मॉन्स्टर एंड्स हैं ये सारे एक दूसरे को ही खा रहे हैं। जहाँ पे एंड क्वीन को भी हमें दिखाया जाता है जो कि कह रही थी इस आइलैंड पे अब सारा खाना जो कि नरिशमेंट हो सकता था उनके लिए वो खत्म हो चुका है और इसीलिए उनको अब यहाँ से बाहर जाना होगा। लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए उनको लीड करने के लिए एक पावरफुल हैंड की जरूरत है। जहाँ हम काफी बार एक अंडे को भी देखते हैं जिसके अंदर से एक दूसरा ही लेवल का एंड निकलता है जो बाकी सारे एंड से काफी पावरफुल लग रहा था। और जैसे ही एंड उस अंडे से बाहर निकलता है हम देखते हैं कैसे उसकी बॉडी कितनी ज्यादा डिफरेंट थी बाकी मॉन्स्टर एंड से, और पावरफुल तो लग ही रहा था। जब क्वीन कहती है, ये ऑर्डर देती है कि जाओ अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाओ, और इसी के साथ ही उस एंड गेम पावर को विटनेस करते हैं जिसके चिल्लाने मात्र से पूरा आइलैंड हिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज चैनल्स के थ्रू नॉर्मल लोगों को, सिविलियंस को बताया जा रहा था कि कैसे जो जेजू आइलैंड में थर्ड रेड की गई थी उस टाइम में जितने भी एंड थे वो जमीन पे रेंगते थे सिर्फ, लेकिन अब वहाँ पे जो एंट है वो म्यूटेट कर गई है और उड़ सकते हैं।
और इसलिए अब कैसे हंटर एसोसिएशन ने नई तरह की प्लान बनाया ताकि उन मॉन्स्टर से निपट सके। वहीं पे हम दूसरी तरफ हंटर मीन गो को भी देखते हैं, जो कि अपने स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को देख रहा था वो कैसे खेल रहे थे ऐसे एक हंटर बन के, जो कि दूसरे बच्चे को मॉन्स्टर एंड की तरह हरा रहे थे। वहीं हमें जीना की फ्रेंड भी दिखाई जाती यानी मिस हान, जो कि योजिन के साथ बैठी हुई थी। चाहे योजिन से समझा रहा था कि उसे स्ट्रीट के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मिस हान नहीं मानती और उसे मारने लगती है, क्योंकि यहाँ पे योजिन ने कह दिया था कि तुम एक ई रैंक हंटर हो और तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए। वे में जिनवू के कुछ पुराने फ्रेंड्स भी दिखाए जाते हैं, यानी जिनके साथ वो स्टार्टिंग में ई रैंक हंटर के टाइम पे जाया करता था डंजन के अंदर। वहीं पे फाइनली अब प्रेसिडेंट गो को दिखाया जाता है, जो कि पूरी सिटी को देख रहे थे रात के टाइम, जिनकी आंखों में एक उम्मीद दिख रही थी जेजू आइलैंड रेड को इस बार फाइनली खत्म करने की। वहीं पे अगला दिन शुरू हो जाता है अगले सीन के साथ, जहाँ पे हम शिप्स को देखते हैं जो काफी बड़े बड़े लेवल के थे और काफी हाईटेक भी, जहाँ शिप के कंट्रोल रूम के थ्रू हमें पता लगता है कैसे इस पूरे आइलैंड को चारों तरफ से अलग अलग शिप्स के थ्रू घेरा जा रहा है। जहाँ पे इनकी पूरी की पूरी फ्लीट थी वो इस चीज को कवर कर रही थी, और हमें ये भी पता लगता है कैसे इन शिप्स के ऊपर ए रैंक हंटर्स हैं, जो कि सेंट्री टीम का पार्ट है, जिनका काम ये था कि कोई भी एंट किसी भी तरीके से उड़ के इस एरिया से बाहर ना निकल जाए। वहीं दूसरी तरफ में दिखा जाता मेन टीम को, यानी कि जो इस रेड के अंदर जाने वाले थे एंड को खत्म करने एस रैंक हंटर्स, जहाँ पे सभी अपने इक्विपमेंट के साथ रेडी थे एक तगड़े से हेलीकॉप्टर के साथ। वहीं हंटर माँ अपनी वाइस गिल्ड मास्टर को यहीं पे छोड़ के एक तरफ जा रहे होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं दूसरे हंटर को भी, यानी कि हंटर लिम को, जो कि वहाँ पे ली मिन सिंह को ऐसे मीडिया के सामने फोटो खिंचाते देखकर अपने बाकी टीम को घुसाते हुए कहता है कि इसे यहाँ पे पोस्ट किसने कर दिया, इसे जल्दी से पीछे की लाइन पे भेजो, अगर ये इतना आगे रहेगा यानी ये खतरे इतने क्लोज तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है हमारे पूरे गिल्ड को। जहाँ दूसरी तरफ हम अलग अलग फ्लीट पे, यानी कि जो सारी शिप्स थी उनके अंदर बी रैंक हंटर्स और अलग अलग हंटर्स को भी देख पाते हैं, उनकी पूरी टीम को, जो कि रेडी थे किसी भी एंड से निपटने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो आसपास के नियर बाय सिटी थी उसके अंदर भी मिलिट्री को और जो लो लेवल के हंटर्स थे उनको डिप्लॉय कर दिया गया था, ताकि बाई चांस कोई मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है तो उससे वो लोग डील कर सके। वही हमें चीफ वू को दिखाया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट गो को बताते हैं कि कैसे जो डिकॉय टीम है, यानी कि जो जापानीज हंटर टीम आई थी वो आइलैंड पे पहुंच चुकी है, और साथ ही जो बाकी हंटर्स भी थे उन्होंने अपनी जगह ले ली है। ये सुनकर प्रेसिडेंट गो को अब तो शांति तो मिली ही थी। वही वो कहते हैं कि इस मुश्किल सिचुएशन में बहुत सारे हंटर खुद से आगे आए हैं ताकि वॉलंटियर करके हेल्प कर सके। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है बेग को शॉक होते हुए, क्योंकि उसके सामने उसका क्लोज फ्रेंड जो वहाँ पे आ गया था, जो एस रैंक हीलर है, यानी कि मीन गो, उसने फाइनली डिसाइड कर लिया जेजू आइलैंड पे जाने के लिए। और यहाँ बेग के पास जैसे गो आता है तो यहाँ तो बंदा काफी खुश हो जाता है और वो कहता है तुमने माइंड कैसे चेंज कर लिया, जहाँ पे हंसते हुए यहाँ पे मिनगो से कहता है कि अगर तुम्हारे साथ एक एस रैंक का मेरे जैसा हीलर नहीं हुआ तो तुम तो इंस्टेंटली मारे जाओगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत पता है, तुम मॉन्स्टर को देखते ही सीधे उन पर अटैक जो कर देते हो बिना कुछ सोचे और समझे। जहाँ बेग भी ऐसे ही मजे लेते कहता है कि अगर मैं स्लो रह गया तो मरने वाला सबसे पहले तुम होगे। जब बाकी की जो एस रैंक हंटर की टीम थी वो भी इन दोनों को ऐसे ही इतना एक्साइटेड होकर देखकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है। अब हमें आइलैंड की बीच की जगह दिखाई जाती है, जो कि पूरा सुनसान पड़ा था, जिसके अंदर गोतेरोजी की सबसे पहली टीम थी, जहाँ पे वो कनेक्ट कर रखा था अपनी बाकी की टीम यूनिट से। जहाँ बताता है जो अल्फा यूनिट है, यानी जिसके अंदर कोई गोतेरोजी है, वो डिप्लॉय हो चुकी है सही जगह पर। और हमें यहाँ पे उनके रिस्पॉन्ड करने की पूछने पर ब्रावो, चार्ली, डेल्टा टीम्स को भी दिखाया जाता है, जो कि आइलैंड के अलग अलग हिस्सों में चले गए थे। वहीं अब जो बाकी की टीम थी, यानी कि जो ऐसे हंटर थे, उनको हंटर से, यानी कि इनके न्यू टीम मेंबर से मिलवाया जाता है, जो कि यहाँ पे हंटर रिपोर्ट रूम से आया था और एक तरीके का जर्नलिस्ट था, जो कि सभी चीजों को लाइव यहाँ से टेलीकास्ट करने वाला होता है। और ने ये बताता है कि कैसे वो बंदा खुद एक ए रैंक हंटर है और वो आने वाली इस एपिक बैटल को लाइव दिखाने वाला है पब्लिक को, जहाँ पे उसके पीछे बैकग्राउंड में एक टीम भी होगी, जो कि 10 मिनट की डिले से सारी चीजों को दिखाएगी, ताकि कोई ऐसी चीज जो नहीं दिखानी चाहिए उसको वो लोग सेंसर भी कर सके। जहाँ हंटर मार्को थोड़ा डाउट तो था इसके ऊपर, लेकिन जब रिपोर्टर बताता है कि कैसे वो डेंजरस फाइटिंग जोन के अंदर पहले भी शूट कर चुका है, उसे काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और खुद वो ए रैंक हंटर तो था ही, तो वो चीजों को मैनेज कर लेगा। जहाँ हंटर माँ का मानना था कि लास्ट टाइम और पहली बार ऐसा होगा जबकि नॉर्मल पब्लिक और सिविलियन ऐसे एस रैंक के बैटल्स को देख पाएंगे। ऐसा कहीं हंटर माँ के अकॉर्डिंग क्यों नहीं इस चीज को लास्ट बनाना होगा, क्योंकि अगर इस मिशन में फेल हुए तब कोई नहीं बचने वाला। और जैसे ही चौपर आइलैंड के बीचों बीच पहुंचता है, हम देखते प्रेसिडेंट गो को इस मिशन को स्टार्ट करने के लिए परमिशन देते हुए, जिसके अगले पल ही चारों तरफ डायरेक्शन से जो डिकॉय टीम थी, यानी जापानीज हंटर टीम, वो अपने मैजिक पावर को इमिट करना शुरू करती है,
जहाँ बेक चॉपर में से देखता भी है कि कैसे जो एंट है वो उस पावर को देखकर जो कि हंटर्स में से आ रही थी रिस्पॉन्ड भी करते हैं। जहाँ ये पावर सही में काफी टेरिफाइंग तो थी अगर बेक की माने तो। और यहाँ पे हम सारी एंट्स को उड़ते हुए देखते हैं जो कि उन सभी डायरेक्शन में काफी बड़ी मात्रा में जा रही थी, जहाँ से पावरफुल मैजिकल वेव्स वो हंटर छोड़ रहे थे, यानी कि जो डिकॉय टीम थी गोतर योजी की। लेकिन वहां से हम देखते कुछ ऐसे एंट्स को भी जो कि इस चॉपर की तरफ भी आने लगते हैं। जहाँ बेक जब चीज को नोटिस करता है तो चोई कहता है कि पीछे का गेट खोलो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। जहाँ चोई सबसे पहले तो नॉर्मल अटैक्स करता है अपने मैजिकल पावर का यूज करके और बहुत सारी मॉन्स्टर एंट्स को जला के राख कर देता है, लेकिन उसके बाद भी काफी सारी एंट्स बच गई थी। जहाँ पे चोई का कहना था कि अब टाइम है ड्रास्टिक मेजर को लेने का। जहाँ हम देखते उसकी काफी पावरफुल अटैक को करते हुए जो इतना ज्यादा पावरफुल था जिसका इम्पैक्ट पूरे आइलैंड पे होता है। वही अब बाकी हंटर अब यहाँ पे लैंड करने के लिए रेडी होने लगते हैं। जहाँ हमें यही बताया जाता है जब ये लोग चॉपर से नीचे उतर रहे थे कि कैसे जो वहाँ पे जापानीज हंटर है जो कि डिकॉय टीम है एंड्स को उलझा के रखने के लिए वो सिर्फ ये चीज एक काम 1 घंटे के लिए कर सकते हैं मैक्सिमम। तो इनके पास सिर्फ 1 घंटे टाइम है उस क्वीन एंड को निपटाने के लिए। जहाँ एक तरफ ये सारे ऐसे हंटर अब यहाँ पे क्वीन एंड की तरफ बढ़ते हैं। हमें दिखाया जाता है जो फ्लीट थी इन सारी शिप्स की उसके अंदर डिवाइस लगे हुए थे, यानी कि इंटरफेयर करने के लिए जो सिग्नल एंड एक दूसरे को भेजती है कम्युनिकेशन के लिए। जब इन वेव्स को निकलते हुए देखते हैं जो कि पूरे आइलैंड को इम्पैक्ट कर रही थी, यानी कि ये जो वेव इंटरफेरेंस का पूरा एक्टिवेशन किया गया था, इसकी वजह से एंड्स को काफी डिफिकल्टी होने वाली थी कम्युनिकेशन करने में। की वजह से जो कि एंड्स सारी की सारी आर्मी कोस्ट में आ चुकी है आइलैंड के सामने, वहाँ पे क्वीन अकेली रह जाएगी और क्वीन अपनी एंड्स को यानी कि अपनी आर्मी को भी समन नहीं कर पाएगी जब उसके सामने ऐसे हंटर्स जाएंगे लड़ने के लिए। वहीं हमें कुछ ब्रावो और डेल्टा टीम को भी दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर एंड को इसे से कट करे थे जैसे कि कोई हॉट नाइफ बटर को। जहाँ एक हंटर तो यहाँ तक भी कहती है कि वो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या वो इससे पहले कि दूसरी टीम क्वीन एंड को खत्म करे वो क्या सारे एंड्स को खुद से खत्म कर सकते हैं या नहीं, जो कि इनके ओवर कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है एक तरीके से कि कैसे कितने पावरफुल और भारी पड़ रहे हैं एंड्स के ऊपर। वही हमें हंटर केंजो को भी दिखाया जाता है, वही हंटर जिसने हंटर माँ को हराया था और वो तो लग रहा था जैसे कि इन एंड्स के साथ खेल रहा हो, वो अपने बेर हैंड से इन सभी को चीट कर देता है। वही दूसरी टीम में से हमें कुछ हंटर्स को दिखाया जाता है जिनमें से एक हंटर जिसकी पावर आइसोलेटेड थी वो सोच रहा था कि भला चोई और उसमें से कौन जीतेगा, क्योंकि इन दोनों की पावर जो बिल्कुल अपोजिट है, एक की फायर और दूसरी की आइस। जहाँ उसके पीछे देखते भी आइस के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर एंड को जमकर मरते हुए देखकर काफी पावर लेवल के इम्पैक्ट को भी शो कर रहा था। वही दूसरी टीम क्वीन एंड के नेस्ट के ठीक पास में थी, जहाँ पे हंटर चोई अपनी पावर्स का यूज करके उस पिज्जा को सील कर देता है फायर से, ताकि कोई भी एंड बाहर से अंदर ना आ सके और ना कोई अंदर से बाहर। वही यहाँ पे बेक नोटिस करता है कि आसपास काफी सारे होल्स बने हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इनमें से कौन सा होल लीड करेगा डायरेक्टली कोई एंड की तरफ, जहाँ पे उनके इतना टाइम भी नहीं था कि हर एक को चेक कर सके। इसलिए हंटर चूहे अपनी पावर का यूज करता है और उसे पता लग जाता है कि इनमें से कौन सी टनल है जो सबसे ज्यादा गहरी है, क्योंकि उसमें से उसकी जो पावर की हुई आग थी वो वापस फ्लेम्स नहीं आती। वही दूसरा जीन वो तो अपना मस्त प्रोजेक्ट मारने में लगा था, जहाँ उसका वो डेली टास्क था जिसे वो कंप्लीट कर लेता है। और जीन वो सोच रहा था कि कैसे 15 एस रैंक हंटर गए हैं जो कि अपने आप में इस बहुत पावरफुल लोग हैं और वो लोग मोस्ट प्रोबेबली इस मिशन को काफी इजीली कंप्लीट कर लेंगे और उन्हें जीन वो जैसे एस रैंक हंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर। वही दूसरी तरफ नेस्ट के अंदर ही सारे एस रैंक हंटर उन सारी एंड मॉन्स्टर्स को लगातार खत्म कर रहे थे, लेकिन यहाँ बेक का मानना था कि अभी तक एंड को उनके सामने क्यों नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब एक हंटर उन्हें एक दूसरे टनल के बारे में बताता है जहाँ पे जाने के बाद ही उन्हें आगे एक ऐसी चीज देखने को मिलती है जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और इस जगह थी एक एग चैम्बर जहाँ पे एंड कितने सारे एग थे। वही जहाँ इनका ध्यान अब जाता है सबसे बड़े अंडे के ऊपर जो कि टूटा हुआ था। वही मीन को तो देखकर थोड़ा सा डर भी जाता है कि आखिर एक चींटी का इतना बड़ा अंडा कैसे हो सकता है और उसमें जो चीज निकली होगी क्या वो भी सिर्फ एक नॉर्मल एंड मॉन्स्टर ही होगी क्या। वहीं पे बेक उसे समझाते हुए कहता है कि उससे क्या निकला उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारा काम है क्वीन एंड को खत्म करना। लेकिन मन ही मन बेक भी बात जानता था कि इस एंड की जो ग्रोथ है वो अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि इस बार ये म्यूटेट होके कौन सी चीज इसमें से निकली होगी ये कोई नहीं जानता और वो कितना बड़ा खतरा बन सकती है ये तो सिर्फ टाइम ही बता सकता है। वही दूसरी तरफ वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक और डिकॉय टीम को जहाँ पे केंजो सारी एंड्स को खत्म कर चुका था जितनी भी वहाँ पर आसपास में थी
और यहाँ पे से थोड़ा सा चोट भी लग गया था, जहाँ वो अपने मेंबर को कह रहा था कि उसे हील कर देना चाहिए। जहाँ उसकी हीलर यानी हंटर शिमिज़ु उससे कह रही थी कि उसके लिए पैसे लगेंगे अगर वो सही में खुद को हील कराना चाहता है। जिस बात सुनकर केंजो काफी गुस्सा भी होता है और कहता है क्विट फूलिंग अराउंड। यह सुनकर शिमिज़ु कहती है कि अगर ऐसा है तो मुझे पैसों के अलावा कुछ और चाहिए। जहाँ पे थोड़ी सी मजे ले रही थी केंजो से, लेकिन तभी लोग नोटिस करते एंड्स को, जिनकी अलग ही लेवल की एक और सेना आ रही थी उन्हीं की तरफ। जब केंजो रेडी हो रहा था कि ठीक है उसने वापस से बैटल करनी पड़ेगी इनके साथ, लेकिन तभी हमें काफी अजीब सी आवाज सुनते हैं जो कि स्प्लैश की थी। और इससे पहले कि कुछ कोई समझ पाता, यहाँ पे केंजो विटनेस करता है कि जो हंटर शिमिज़ु थी और उसको किसी ने खत्म कर दिया है। हम उसके हेड के बिना की बॉडी को भी देखते हैं नीचे गिरते हुए जमीन पर। एपिसोड के एंड में हमें हंटर्स को एक इविल ऑरा को फील करते हुए दिखाया जाता है एक एंटिटी के बारे में, जिसे टीज तो किया गया लेकिन दिखाया नहीं गया, जो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट एपिसोड के अंदर दिखा दिया जाएगा। और इसी पॉइंट के साथ आज के इस वीडियो को भी यहीं पे ओवर करते हैं, लेकिन आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा इस फेवरेट कैरेक्टर के बारे में कि कैसे कितना पावरफुल है और अब यहाँ पे इन एस रैंक हंटर के साथ क्या होगा, क्योंकि जिस हंटर की डेथ को हमने विटनेस किया था वो भी एस रैंक लेवल की थी और काफी पावरफुल भी। और जहाँ इस एपिसोड के अंदर तो हमने एस रैंक हंटर्स के बीच के पावर की सिर्फ झलक ही देखी थी, अभी जेजू आइलैंड के अंदर हम इनके खौफ को भी देखने वाले हैं। और इतना नहीं, जीनू के कैरेक्टर को भी और उसकी पावर्स को भी अब एक सही में डेप्थ मिलने वाली है कि उसके सामने अब सेम एक काफी पावरफुल कैरेक्टर आने वाला है एज अपोनेंट। तो उन सभी हाइप अप चीजों को विटनेस करने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको मिल सके नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारे चैनल पे जल्द से जल्द। और साथ ही बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपने ओपिनियन भी बताएं इस एक्सप्लेनेशन के बारे में। और अगर कोई सजेशन हो आपके पास कि हमें किस तरह के एनिमे मांगा को या फिर मानवा को एक्सप्लेन करना चाहिए अपने चैनल पे, जिसे आप देखना पसंद करेंगे, तो आप हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।